हेलो प्यारे बच्चों आज मैं स्टार्ट करता हूँ जीओसी का रिवीजन लेक्चर। नो डाउट ही जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ वो स्टार्टिंग है और छोटे छोटे क्लिप में मैं डालूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डालूंगा ताकि आप लोगों को मैं हर चीज़ अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस बच्चों, जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पर टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे उनके बीच में रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनमें से एक कंपाउंड को सबस्ट्रेट और दूसरे को रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ले सकता हूँ A प्लस बी कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। जब A और B आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट। बनने वाले को प्रोडक्ट कहते हैं और रिएक्ट करने वाले को रिएक्टेंट कहते हैं। यहां पर दो तरह के केस है, A प्लस B, दो तरह के यहां पर कंपाउंड है। तो A वाले को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहेंगे बच्चों, सबस्ट्रेट। A वाला सबस्ट्रेट होता क्या, क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं तो डेफिनेटली एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाँ, लेकिन थ्योरी के जो पार्ट्स है उसको लिखवा नहीं सकता। तो सबस्ट्रेट क्या होगा बच्चों, सबस्ट्रेट ऐसा कंपाउंड होता है जिस पर कि पहले अटैक होता है। पहले अटैक होता है जनरली जो कि लेस रिएक्टिव होता है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो जनरली सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। नाउ बात करेंगे रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, रिएजेंट। बी वाला होगा वो रिएजेंट होता है। अब बी वाला जो रिएजेंट है ये क्या होता है, आखिर इसे रिएजेंट क्यों कहते हैं। रिएजेंट में ऐसी क्या खासियत होती है कि वो रिएजेंट कहलाता। पहला पॉइंट ये है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयंस होते हैं वो रिएजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बी वाला पार्ट होगा बच्चों वो रिएजेंट होगा। रिएजेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मोस्टली क्या होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड सबस्ट्रेट होता है जनरली क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक वाला जो कंपाउंड हमें मिलता है तो हम देखते ही कर सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका रिएजेंट। अगर आपको ऐसा केस दिया हुआ कि दोनों के दोनों ही ऑर्गेनिक है तो किसी भी कंपाउंड को आप रिएजेंट मान सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को सबस्ट्रेट मान सकते हैं बच्चों। तो सबस्ट्रेट जिस पर कि अटैक होता है और जो अटैक करता है उसे हम कहते हैं रिएजेंट। रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। यस, फर्स्ट वाला है बच्चों, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड वाला जो होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड वाला न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, यानी ऐसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। कौन सा अट्रैक्ट होता है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन के पॉसिबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जनरली मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है, अदर के अंदर p एंड d ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी यहां पर एम्प्टी s p और d ऑर्बिटल इसके अंदर होंगे। क्या होगा बच्चों, एम्प्टी s p एंड d ऑर्बिटल, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, कौन कौन से होगा, BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये भी होगा BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड होगा। बच्चों बोरॉन के साथ में किसी भी टाइप का हेलोजन आ जाए, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही होता है। नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफाइल या बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे BCl3 होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी से जुड़े हुए अदर हेलोजन भी ले सकता हूँ, Br3, Bi3, यहाँ पर होगा बच्चों BF3,
ये सब के सब होंगे। और कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम के कंपाउंड, उसके बाद में भी जो है कंपाउंड बनते समय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही प्रेजेंट रहेंगे, जैसे AlCl3 होगा बच्चों। इसके बाद में भी MTP ऑर्बिटल होता है, MTP ऑर्बिटल इसके पास में, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, 4th बॉन्ड नहीं बना, यानी 4th जो ऑर्बिटल है, S में 1, P में 3 ऑर्बिटल थे, तो 2 ऑर्बिटल तो P के इसमें यूज में आ गए, जबकि 3rd जो P ऑर्बिटल है वो खाली रहता है। ZnCl2 इसमें भी P ऑर्बिटल एम्प्टी होता है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है आयनिक स्पीसीज की बात करता हूं। आयनिक स्पीसीज कौन सा होगा? जिसमें MT, S, P और D ऑर्बिटल होगा, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि सारे के सारे कैटायन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जैसे कि H पॉजिटिव कैटायन का एग्जांपल लेंगे, वो क्या होगा? H पॉजिटिव। इसके बाद में कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो ये ले ही सकता, दे नहीं सकता, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ Cl पॉजिटिव होगा, Br पॉजिटिव होगा, जो कि कार्बोकेटाइन है। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट अगर होता है तो इसे बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, CH3 की जगह R यहाँ पर हो सकता है, तो CH2R यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी हम ले सकते हैं, और यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो CHR2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर CR3 पॉजिटिव हो गया। इस तरह की स्पीसीज होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अदर में बात करें तो देखो, I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या? यस, यानी हमें वो देखना जिनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी भी बिहेव नहीं करता, केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये दिमाग के अंदर स्ट्राइक होना चाहिए। नाउ अदर और कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल? ऐसे कंपाउंड जिसमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं, जैसे C+O कार्बोनिल कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, तो कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। साइनाइड जो कि बहुत बहुत टेस्टी होता है बच्चों, ये भी एक, इसमें भी कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर बात करें, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और भी ले सकते हैं पोलर मल्टीपल बॉन्ड, दो एटम अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं और मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि इमाइन सिस्टम में नाइट्रोजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों बताया मैंने? क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बच्चों आपने देखा होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, यानी ये ऐसे स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की दोनों प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करेगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए उसके बाद में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होना जरूरी है। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा या एटलीस्ट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। व्हाट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर? लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर उसके पास में प्रेजेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता, तो उसे बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बच्चों अगर वो प्रेजेंट होगा तो भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। यस, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? ऐसे स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस लविंग है या इलेक्ट्रॉन रिच होती है, एटलीस्ट जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। कौन कौन से टाइप के होते हैं? न्यूट्रल। जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे, एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होगा ही होगा, वन लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। वन लोन पेयर मतलब
जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऊपर अगर देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा अगर वो कंपाउंड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर और देख सकते हैं जैसे प्राइमरी अमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये देखिए बच्चों, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन लिख सकते हैं हम यहाँ पर, टर्शियरी अमाइन, ये सब न्यूक्लियोफाइल है ना। और बात करते हैं तो आगे वाले जो स्पीसीज है H2O, एल्कोहल, दारू, ओके बच्चों, ईथर, ROR, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। नाउ आगे की बात करेंगे बच्चों, जैसे एनाइंस अगर मैं लेता हूं तो एनाइंस में जितने भी एनाइन है सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऑल एनाइन, याद कर सकते हैं। एनाइंस यहां पर लिखना पड़ेगा, एनाइंस, एनाइंस है वो क्या होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। H नेगेटिव, हाइड्राइड, H नेगेटिव बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है बच्चों, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। R नेगेटिव, ये दिमाग में रखने की जरूरत है आपको, नेगेटिव चार्ज आ रहा मतलब न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH नेगेटिव हो गया, यहाँ पर OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अगर एल्कोक्साइड आयन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। आप देख सकते हैं बच्चों, SH नेगेटिव, जिस किसी पर भी नेगेटिव चार्ज लगाओगे आप तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। और ये आप ऐड कर सकते हैं, I नेगेटिव हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो कार्बेनाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एटसेट्रा, बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो केमिकल रिएक्शन जब कभी भी होगी तो एक जो कंपाउंड होगा उस पर दूसरा अटैक करेगा, जो अटैक करेगा उसे बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट 2 टाइप का हो सकता है, यस, कौन सा होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। एंड केमिकल रिएक्शंस की जो नेचर है डिसाइड की जाती है अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर, कौन अटैक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगी, ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शंस की नेचर को आइडेंटिफाई करने में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बच्चों, आगे वाला हम टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, लेकिन मैं रिवीजन क्लास में क्यों ले रहा हूं, बिकॉज एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के लिए यहां पर जरूरी है। यानी यहां पर हम ग्रुप की स्टडी करेंगे, ग्रुप किस तरह से वेरी करते हैं, या किसी टाइप का एटम उसके साथ में अटैच होता है तो नेचर कैसे चेंज होती है, इसकी स्टडी यहां पर करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर आप देख सकते हैं कि A और B अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो जो जितनी ज्यादा पावर के साथ में अट्रैक्ट करेगा हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जो कम पावर के साथ में अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो बच्चों हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वो लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करता है, कैसे देखते हैं। तो फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, यहां पर फैक्टर्स, यस, फैक्टर्स क्या क्या होंगे आप देखिए। सबसे पहले Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव की अगर वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। डेफिनेटली Z इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहां पर हम लिखेंगे Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जेड इफेक्टिव, यस बच्चों, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। यस, कैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर 3 टाइप की स्पीसीज ले रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सी पॉजिटिव, सी रेडिकल एंड सी नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो कार्बोकेटायन है, एक फ्री रेडिकल है और एक कार्ब एनाइन है। यहाँ पर इनको वैलेंसी के साथ में सेटिस्फाई करेंगे तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। आप देखिए बच्चों क्या होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, क्या एटॉमिक नंबर जो कि Z है, क्या होगा बच्चों Z। तो सारे के सारे एटम क्या, कार्बन, कार्बन है तो इसका मतलब सभी का एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, और अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, ये इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद में प्रेजेंट है, तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर यहां पर देखते हैं तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। 2 नेगेटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद में होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, साथ ही साथ में 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जेड इफेक्टिव हमने पढ़ा था Z माइनस सिग्मा, इसका मतलब यहां पर ये जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि यहां पर जो है सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी और जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। जेड इफेक्टिव कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ऑब्वियस है कि नेगेटिव चार्ज किसी एटम पर आता है तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। और किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फुली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट कौन कौन से एग्जांपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि यहां पर मैंने CH3 पॉजिटिव लिया, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में CH3 रेडिकल लिया और यहां पर CH3 नेगेटिव। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ पर A वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा, EN की वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या होगा, EN का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, EN का ऑर्डर होगा A का सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C। नेगेटिव चार्ज आने पर तो EN कम होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम के रेस्पेक्टिव में देखें तो पॉजिटिव चार्ज वाले की ज़्यादा होगी, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से ये रहता है बच्चों। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, NH, यहाँ पर NHR, ये एक मिनट, ये NHR नेगेटिव A वाली स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट NHR और यहाँ पर NH जो है पॉजिटिव, ये वाले स्ट्रक्चर हम लेते हैं। ओके बच्चों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, या मैं इसको ऐसे भी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, NH3 पॉजिटिव लिख देता हूँ और ये वाला करेक्ट है। ठीक है, A, B एंड हम लेते हैं यहाँ पर C। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वाले केस में हम देखते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर न्यूट्रल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले की EN बढ़ जाएगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। नो डाउट सभी के पास में इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा, फॉर्मल चार्ज आ रहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यस, किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो EN की वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज आएगा तो EN कम होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा, क्या होगा बच्चों, EN का जो ऑर्डर मिलता है ये मिलता है सबसे पहले C का, उसके बाद में B और फाइनली A। C भी इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों सेकंड फैक्टर की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है EN। इस कैरेक्टर, आखिर इस कैरेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, देखिए बच्चों
एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में आता जाता है, या मैं कहूँगा एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में रहेगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी En बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग में अगर वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेंगे तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेंगे, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होंगे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पकड़ के खींचेगा, और इसीलिए एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय तक रहेंगे, यानी एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एग्जाम्पल लेता हूँ, ट्रिपल बॉन्डेड यहाँ पर लेते हैं नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन ए, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं बच्चों ए बी एंड यहां पर सी, ए में एस कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है 3, बॉन्ड ऑर्डर इसमें देखोगे आप तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 2 होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी या उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा सबसे पहले ए, उसके बाद में आपका होगा सी, उसके बाद में बी। ठीक है बच्चों, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट कौन कौन सा रहेगा, सपोज करो कि यहां पर CH डबल बॉन्ड O है एंड यहां पर CH2OH है। आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है तो S कैरेक्टर ज्यादा, इसमें S कैरेक्टर कम, S कैरेक्टर ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी En ज्यादा, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे A एंड B इस वाले एग्जाम्पल में, तो क्या होगा An का जो ऑर्डर होगा वो होगा बच्चों A की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में B। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगर यहां पर C डबल बॉन्ड OH है और यहां पर C डबल बॉन्ड O Cl है, तो किस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, A वाले की ज्यादा होनी चाहिए या B वाले की ज्यादा होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर ये वाला H है, ये वाला H है, इसकी En 2.1, यहाँ पर ये वाला Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो क्या होगा H इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन से खींचता है और कार्बन से खींचने की वजह से इस वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एसिड हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी पास वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। तो जब कभी भी किसी भी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट हो जाता तो उस पूरे के पूरे ग्रुप की, क्योंकि वो ग्रुप बनाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो En का जो ऑर्डर होगा इस वाले केस में, En का जो ऑर्डर है क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं B का ज़्यादा होगा, किससे, A से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से इसके ऑर्डर देखते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? चलो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जनरेट ऐसा इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से डेवलप होता है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से या उसके ट्रांसफर की वजह से जो इफेक्ट डेवलप होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाता है। अब मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, किसी एटम की बात नहीं कर रहा, यानी मॉलिक्यूल में काफी सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वहां पर ईच एटम का कहीं कहीं पर कुछ न कुछ रोल रहता है। कुछ इफेक्ट्स होते हैं वो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। तो यहां पर 2 टाइप्स के इफेक्ट की हम बात करेंगे। एक तो है परमानेंट इफेक्ट, यस क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट, और एक है बच्चों यहां पर कौन सा होगा, टेम्परेरी इफेक्ट।
इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन सा होगा? यस, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे सिंपल सा इफेक्ट होगा पहला इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड है यहां पर रेजोनेंस, और रेजोनेंस में ही हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस का ही पार्ट होता है। और थर्ड वाला केस है ये होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन तरह का जो है इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट है, और टेम्परेरी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आज के लेक्चर में केवल इतना ही इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो बच्चों केवल इतना ही इंट्रोड्यूस करूंगा कि परमानेंट इफेक्ट कैसे कैसे वेरी करते हैं, बस, जो कि अभी 2 और 5 मिनट में इसको क्लोज करता हूं। फिर तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? पहले तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसे ऑपरेट होता है। अभी मैं ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है एप्लीकेशन, यानी ये होता क्या है, कैसे वर्क करता, वो बताऊंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोसीड होता है। किसके थ्रू बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहां पर इस चीज को, यस, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस जो होगा वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है? यस, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर या तो पाई बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। मैंने 2 इफेक्ट बताए, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होने वाला इफेक्ट होगा केवल और केवल यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। और पाई बॉन्ड के थ्रू अगर होगा तो वो होगा पाई बॉन्ड, यहां पर रेजोनेंस। और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई दोनों के थ्रू ऑपरेट होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों के दोनों ही यहां पर यूज में आते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वापस देखो, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा। नाउ रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है पाई बॉन्ड के थ्रू। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगा, वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, अगर यहां पर परमानेंट इफेक्ट में देखना चाहे तो इन्हीं तीनों के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट पावरफुल है। नेचर में अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड वीकर होगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किसमें टूट रहा है? पाई बॉन्ड टूट किसमें रहा है? इसके अंदर। तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, यानी रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। इसके अंदर सिग्मा एंड पाई दोनों के दोनों यूज में आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है वो वीकर इफेक्ट है, किसे? रेजोनेंस से। और क्योंकि यहां पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है, इसका मतलब यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, इसलिए हम, या मैं ऐसे कह सकता हूं काफी ज्यादा नहीं हो पाता, तो इसलिए हम कहेंगे यहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीकर इफेक्ट होता है। कौन सा? वीकर। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट रेजोनेंस, सेकंड वाला हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड वाला इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दिस इज द टेम्परेरी इफेक्ट। अभी स्टार्टिंग टॉपिक में, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि A प्लस बी दो तरह के जो कंपाउंड है आपस में रिएक्ट करेंगे तो A होगा, A वाला कंपाउंड होगा वो सबस्ट्रेट मैंने माना, क्योंकि मैंने उसे कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पर अदर मॉलिक्यूल अटैक करता है। तो जब अदर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, रिएजेंट अटैक करेगा, तो यहां पर इस सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटने लगते हैं, वीकर बॉन्ड टूटने लगते हैं, जो कि पाई बॉन्ड की बात करेंगे। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यूज में आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यूज में आता है। पाई बॉन्ड होगा, यानी एल्किन के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पाई बॉन्ड है तो। साइनाइड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट,
कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिमाग में रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड जहां जहां पर होंगे वहीं पर ये इफेक्ट ऑपरेट होता है, ओके बच्चों। और ये टेम्परेरी इफेक्ट है, सबस्ट्रेट जैसे ही अटैक करता है तो पाई बॉन्ड की पोजीशन यानी पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन था, यानी जीओसी का इंट्रोडक्शन। कल हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए एंड साथ ही साथ में आप अपने डाउट्स शेयर कीजिए, आपको कौन से सब टॉपिक टफ लगते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आपका अपना स्टडी शेयर या स्टडी शेड।